हमारे साथ जुड़े हैं एनएसएआई के इंद्रशेखर सिंह, एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बीरेन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हमने कमोडिटी प्राइसेस में यहाँ पर एक बढ़त आते हुए देखी है, चाहे वो खाने के तेल हो, दालों में हल्का सा यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन मेजर कंसर्न बाजार की ये है कि होलसेल के प्राइसेस तो यहाँ पर गिरे हैं या फ्लैट रहे हैं पिछले 3 महीने में, लेकिन रिटेल के भाव हमने यहाँ पर काफी बढ़ते हुए देखे हैं। जो मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट आई है पिछले 3 महीने में जो खाने के प्राइसेस हैं, उसमें दालों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। काफी हद तक जो रिटेल ब्रांडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं इस डिस्पैरिटी को? आपकी बात सही है। इसमें मेजर फैक्टर है वो थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, वो बताया जाता है। लेकिन मैं प्राइम ड्राइवर जमाखोरी को मानूंगा, क्योंकि होलसेल लेवल में कहीं भी शॉर्टेज वाली बात नहीं थी और लॉकडाउन भी काफ़ी ईज हो गया था, बट जितना प्राइस नीचे आना चाहिए इतना नहीं आया है। स्टिल वो एलिवेटेड लेवल पे ही है। तो लोगों का अदर एक्सपेंसेस कम हुए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद है, सिनेमा बंद है, तो खाने में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो बेचने वाला है उसको भी कंफर्ट है कि चलो लोग दे रहे हैं तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ा लें। ये मेरा अनुमान है जी। तो हमने होलसेल के भावों में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखा और यही हालत है कि किसानों को बहुत ज़्यादा भाव यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन रिटेल में जिस तरह से भाव मिले हैं, चाहे वो होर्डिंग की तरफ से हैं या फिर क्योंकि लोग ज़्यादा देने को तैयार थे, अगर उनके डोर स्टेप तक ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे तो उसका क्लियरली हमने एक इम्पैक्ट प्राइसेस में आते हुए देखा है। लेकिन एक बेहतर न्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पर मानसून की वजह से है, जहाँ पर जून के महीने में हमने 18% अबव नॉर्मल बारिश होते हुए देखी है, जो कि 7 सालों में सबसे बेहतर है। जून में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। पिछले साल तो एक्चुअली हमने जून में 33% कम बारिश होते हुए देखी थी, तो क्लियरली वो एक पॉजिटिव नंबर है। बुआई का इलाका यहाँ पर काफी बेहतरीन देखने को मिला है। वाटर रिजर्वॉयर्स की बात करें तो वो भी पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर डबल है, तो काफी सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर देखने लायक हैं। देवेंद्र शर्मा जी, आपके इनिशियल कॉमेंट्स जानना चाहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां पर जिसने स्लो डाउन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जहां पर हम एक्चुअली ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस टाइम पे सारी इंडस्ट्री डाउन थी या बिजनेस सेंटीमेंट सारे डाउन थे बिकॉज शटर्स डाउन थे, लेकिन एग्रीकल्चर ने ही लाइफलाइन को अलाइव रखा है, लाइफलाइन को जीवित रखा है। और ये अच्छी खबर है हमारे सामने कि मानसून इस बार जरूरत से ज्यादा आया है, बल्कि और जल्दी भी आया है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में 10-12 दिन से पहले जो मतलब दस्तक दी है मानसून ने, जो कि कई जगह पे अच्छा है लेकिन कई जगह पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन सब मिलाकर देखा जाए तो मानसून की जो एक नॉर्मल जो गति है, वो लग रहा है कि इस साल जो खरीफ का उत्पादन है उसको कम से कम अभी तक जो हालात हैं उससे लग रहा है कि इट विल बी ए वेरी नॉर्मल सीजन दिस ईयर। ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन आई स्टिल लाइक टू कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि मॉनसून की कुछ भी अगर हम देखते हैं एब्रेशंस अगर होती हैं जुलाई के महीने में जाके सेकंड हाफ में, या फिर वो मॉनसून आप जानते हैं कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब अगर ज्यादा वो अपना रूप अख्तियार करता है तो वो क्रॉप्स को नुकसान होता है। और पहले भी हम ऐसा सिचुएशन देख चुके हैं, जबकि पहले क्रॉप्स नॉर्मल प्रोडक्शन के प्रति चल रही हैं या उसकी गति उस तरफ चल रही है, लेकिन हम एंड में देखते हैं कि प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल होता है बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून जो उसके साथ जो एब्रेशंस होती हैं जाके आखिर के टाइम पर जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है। बट स्टिल सो फार, जैसा कि आपने कहा कि जो कंडीशंस हैं, स्पेशली जो रिजर्वॉयर्स हैं वो ओवरफ्लोइंग हैं या नजदीक हैं उसके, और मॉनसून का जो अभी तक जो हम देख रहे हैं पैटर्न वो बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ हार्टनिंग इंडिकेशन, और यही हम देख रहे हैं सोइंग का जो एरिया बढ़ा है इस साल, तकरीबन अभी तक का जो है 100% इंक्रीज है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल खरीफ का जो एरिया है वो 100% बढ़ गया, क्योंकि अभी सोइंग्स जो हैं वो अभी चल रही हैं और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के अंत तक जो सोइंग का पीरियड खत्म होगा। तो लेट्स होप स्पेशली फॉर क्रॉप्स लाइक पैडी
और वो जो मुझे लगता है कि तब जाके पता चलेगा। लेकिन फिर भी जो अभी तक इंडिकेशंस हैं, आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ ए परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इंद्रशेखर सिंह भी हमारे साथ हैं। इंद्रशेखर, आप कैसे कहेंगे, क्योंकि इनिशियल नंबर्स यहाँ पर बुआई के हिसाब से बहुत बेहतर नजर आते हैं, लेकिन आपको क्या रुझान है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की सीड्स की बिकवाली अब तक यहाँ पर देखने को मिली है और आगे जाके किस तरह के रुझान के साथ आप काम कर रहे हैं? मनीषा जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ऊपर वाले ने किसानों की सुन ली, और जो किसान अभी तक रबी की फसल पे जिसने मार खाई थी, एक अच्छे मॉनसून से उसका हौसला बढ़ा है और किसान जोर शोर से सोइंग कर रहा है। सोइंग के बारे में शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर तरफ बहुत अच्छी सोइंग है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जो हमारे किसान फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक जो है कैश क्रेडिट क्रंच है, बहुत बहुत स्ट्रांग इस समय किसानों के ऊपर। लोगों के पास, किसानों के पास पैसा नहीं है चीजें खरीदने के लिए, और इस तरह से वो काफी लाचार हैं। उसके बाद मैं आपका और आपके दर्शकों का अटेंशन एक यूएन की रिपोर्ट पे लाना चाहूंगा, जिन्होंने कहा है कि भारत में टिड्डी दल का खतरा 4 हफ्तों तक बहुत ज्यादा मंडराएगा। और ग्राउंड रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि अब ये टिड्डी दल राजस्थान से लेके पटना तक पहुंच चुका है। तो अगले 4 हफ्तों में क्या होगा? क्या ये एक फिर से आक्रमण करेंगे हमारे खरीफ के सैपलिंग्स पे, हमारे खरीफ के क्रॉप्स पे? ये देखने की बात है। तो चलिए, मानसून तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मानसून टिड्डी दलों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक बात है हेवी रेनफॉल की, देखिए रेनफॉल तो अच्छी हो रही है। आपने बताया रिजर्वॉयर्स के नंबर भी, सॉरी, सारे के सारे उनकी चीजें बढ़ गई हैं, स्तर उनके बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ एरिया से हमें रिपोर्ट मिल रही है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल कुछ किसान अभी समस्या में आ गए हैं, और कुछ इलाकों में ज्यादा पानी के कारण खरीफ की फसल खराब हो सकती है। तो सारी खबर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं है। एक तो टिड्डी दल पर नजर रखना होगा, ज्यादा बारिश भी ना हो जाए, रिजर्वॉयर्स भरे हुए हैं, इसका मतलब है अगर एक्सेस बारिश होती है तो फिर से यहाँ पर फ्लडिंग की चिंता भी बाजार में फिर से नजर आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव्स की तरफ ज्यादा रुख करना चाहूंगी। और देवेंद्र शर्मा जी, ये सवाल आपके पास है। मैं एक ईडलवाइज की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने 15% का इजाफा देखा है नौकरियों में फरवरी से लेकर जून तक। जहां तक नॉन फार्म नौकरियों की बात है, वहां पर हमने 17% की गिरावट देखी है प्री कोविड के लेवल से अगर हम इसको देखें तो भी। तो चाहे वो मांग की बात की जाए तो वो रूरल इकोनॉमी से आ रही है, नौकरियां वहां से निकलती हुई हमने देखी हैं। तो सारी जो गुड न्यूज है, इवन जो नीति आयोग की रिपोर्ट है जहां उन्होंने कहा है कि 3% का इजाफा इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो सारी पॉजिटिव खबर फिलहाल रूरल इंडिया से आ रही है। लेकिन इसका कितना फायदा हम ओवरऑल इकोनॉमी या अर्बन इंडिया में आता हुआ देखेंगे? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि इस समय पे जब सारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है दिखा रही हैं कि कोई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है, यानी डाउन स्लाइड पे है, तो उस समय पर एग्रीकल्चर ने ही कंट्री को बेल आउट किया है। और तभी मैंने शुरू में कहा था कि एग्रीकल्चर हैज एक्चुअली दिखा दिया उसने कि वो लाइफलाइन है, जीवन रेखा है इस देश की। इंडस्ट्री अगर बंद भी हो जाती है तब भी अगर एग्रीकल्चर ने 3 महीने तक कंट्री की इकोनॉमी को खींचे रखा है, और आगे भी उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी हमारे पास रिकॉर्ड हम जानते हैं स्टॉक्स हैं फूड के, और अगले सीजन जो आपने जैसे शुरू में कहा कि पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन इसमें सब में एक बात एक जो मैसेज आना चाहिए, क्या वो मैसेज आया है देश की सोच में या देश की इकोनॉमिक सोच में? वो ये है कि अगर एग्रीकल्चर में कैपेसिटी है, जैसा आपने कहा 15% ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना, या जो लेबर फोर्स को उन्होंने अपने इनकॉर्पोरेट किया है या एब्जॉर्ब किया है, तो क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी का फोकस लेके आते हैं? आज तक हमारी इकोनॉमिक सोच ये है कि एग्रीकल्चर को जब तक हम रन डाउन नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को हम जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर से जब तक लोगों को निकाल के शहरों में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि शहरों में सस्ती लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। जो मॉडल हमने देखा है कि लॉकडाउन जैसे ही शुरुआत हुई वो इतना जबरदस्त फ्लॉप हुआ है कि भाई लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो पैदल चलकर, या हमने देखा है कि वो जैसे भी जिस भी कंडीशन में वो अपने गांव पहुंचे हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इतना सपोर्टिव है, इतना कॉन्फिडेंट है एग्रीकल्चर अपने आप एज ए सेक्टर, तो क्यों नहीं देश की सोच जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ती है? क्यों नहीं एग्रीकल्चर कैन बिकम ए पिवट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट? क्यों हमें सारा इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है, जबकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री
इंडस्ट्री डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन इवन ट्रीटिंग द लेबर फोर्स। हमने देख लिया है कि जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है ये इन लाखों करोड़ों मजदूरों को, तो जब जो मजबूरन अपने लॉन्ग मार्च लेके या चलकर वो वापस गए हैं। मेरा ये कहना है कि इस समय हमें अपनी सारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसको रीथिंकिंग करना चाहिए। हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिकली वायबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा डिमांड की जब बात होती है तो अगर आप ये देखिए, अगर 50% जनसंख्या जो देश की है जो खेती से जुड़ी हुई है, अगर ये 50% जनसंख्या के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है, और अगर डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है तो जिस बूस्टर डोज की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं 7th पे कमीशन आने के बाद हमने किया था, इंडस्ट्री ने कहा इससे बूस्टर डोज मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। मेरा मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते हैं और 50% के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल होता है वो सेक्टर, तो आप बूस्टर डोज नहीं, आप रॉकेट डोज देखेंगे, क्योंकि इतनी डिमांड क्रिएट होगी, इकोनॉमिक व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दोबारा उससे रीजनरेट होंगे या रिपावर्ड होंगे। क्यों नहीं हम अपना फोकस एग्रीकल्चर की तरफ दिखाते हैं या बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक हमारे पास एक रीथिंकिंग का समय है, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो बैक टू नॉर्मल। ये हम दुनिया में एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अब ये कोविड के निकलने के बाद नॉर्मल पे नहीं, वी वांट ए न्यू नॉर्मल, और न्यू नॉर्मल में एग्रीकल्चर का एक प्रोमिनेंट बहुत बड़ा रोल होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि ग्लोबल लर्निंग्स भी यही कहती हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर एग्रीकल्चर को और फूड को यहाँ पर देना होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसका एक लर्निंग यहाँ पर भारत के लिए भी है। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि खरीफ के नंबर्स पर वापस आना चाहूंगी, और जिस तरह के नंबर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, खाने के तेलों में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। दालों की बात करें, इवन कॉटन की बात करें तो यहाँ पर बढ़त है। और एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी जहां पे लिखा गया था कि क्या हमें कॉटन की इतनी बुआई करनी चाहिए, क्यों नहीं हमें खाने की तरफ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसकी डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि कुछ फसलों का MSP ज्यादा होता है तो किसान उस तरफ अपने आप चल पड़ते हैं। तो क्या ये भी सोच चेंज करने की जरूरत है? आपने थोड़ा सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन मुझे पूछा है, बट अगर मैं कैंडिड बोलूँ तो कॉटन से हमको हट जाना चाहिए और फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अब कुछ टेबू छोड़ देने का समय आ गया है। जैसे GM क्रॉप को बिंदास हम इनकरेज कर सकते हैं। इसी के साथ नेशनल सीड पॉलिसी में भी बदलाव लाना चाहिए, और ये वोट बैंक की जो राजनीति है स्पेशली एग्री सेक्टर में, उससे अब निकलने का समय आ गया है। और स्पेशली इसमें जो भी लॉबिंग है वो लॉबिंग भी ख़त्म करके अब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी और बम्पर फसल और राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग, उस पर फोकस होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बीरेन जी, जैसे अभी देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अब न्यू नॉर्मल है तो सब सिलेबस में है अब, क्योंकि इस तरह की कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे और अपने चर्चा ये यहाँ पर आगे जारी करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर की भी हम यहाँ पर इस पर नजर रखे हुए हैं। इंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, और जैसे पहले बात हो भी रही थी कि सीड पॉलिसी को लेकर यहाँ पर कुछ चेंजेस की जरूरत है। मुझे याद है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि रिफॉर्म्स की और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी यहाँ पर जरूरत है। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस तरह का सिनेरियो है एग्रीकल्चर को लेकर, आप कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, सबसे पहले मनीषा जी, सीड पॉलिसी की जो बात है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने साथ साथ इंडस्ट्री के साथ मिलके जो सीड बिल 2019 था उस पर कई सारे हमने सजेशंस दिए हैं। अब ये ऐसे समझिए देश का दुर्भाग्य है कि कोरोना हो गया और इस चक्कर में ये सीड बिल जो है अभी पार्लियामेंट में नहीं आ पाया। तो हमने उसमें बड़े विस्तार में कई सारे पॉइंट्स कहे हैं, जिसमें साथ साथ ब्रीडर्स राइट का प्रोटेक्शन है, इंडियन कंपनीज का प्रोटेक्शन है, और साथ साथ ये भी है कि जिसमें हमारे किसान भाई बहन वो भी बचे रहें और सारी की सारी सबका हक मिले। और हमने ये भी मांग की है कि प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं, R&D बेस्ड जो हैं, वो ICR की मदद कर सकते हैं रिसर्च और टेस्टिंग वगैरह की जैसी चीजों में। बाकी हमने ये भी सरकार से कुछ मांगे की हैं कि आप जो हैं सारा का सारा भार खुद मत उठाइए, आप सीड इंडस्ट्री को साथ में बनाइए। हम जो है मिलके ICR के साथ मिलके रिसर्च करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। हमने और सारी जो कुछ और बातें थी, जैसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड्स, उसके लिए भी हमने कुछ सरकार को सुझाव दिए हैं। और ये भी कहा है कि आप एक अलग पैरामीटर बनाइए स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए, और बड़ी कंपनीज के लिए एक अलग पैरामीटर हो सकता है।
तो ये तो कुछ हमारी डिमांड्स थी जो सीड बिल में थी, और इसमें और विस्तार में मैं जा सकता हूं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट टेंजेंट हो जाएगा। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, रिफॉर्म्स तो सीड इंडस्ट्री को तो इंतजार है, लेकिन एग्रीकल्चर एज एन ओवरऑल इंडस्ट्री में हमने काफी सारे आते हुए देखे हैं। देवेंद्र शर्मा जी, ये सवाल आपसे है क्योंकि हमने एसेंशियल कमोडिटीज में चेंजेस आते हुए देखे, इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट में किसान अब जाके यहाँ पर बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी हमने 3-4 बड़े बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पर आते हुए नजर जरूर आए हैं। कितना उसका फर्क कब तक आप आता हुआ देखते हैं? ओवरऑल एग्रीकल्चर में अब इसका क्या असर है? देखिए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये रिफॉर्म्स, अभी जिसको हम रिफॉर्म्स कहते हैं, जो ऑर्डिनेंस इसमें लाए जा रहे हैं देश में, या अभी शुरुआत हो ही चुकी है, वो मुझे एक चीज जो उसमें समझ नहीं आती है कि एक्साइटमेंट तो मैं नजर देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है एज फार एज इकोनॉमिस्ट आर कंसर्न या पॉलिसी मेकर्स आर कंसर्न, लेकिन ये क्या कारण है मनीषा जी कि ये रिफॉर्म्स अमेरिका और यूरोप में नहीं काम करता है? ये हमें जानना बहुत जरूरी है। 70 साल हो गए हैं अमेरिका में इन्हीं रिफॉर्म्स को चलते हुए। वहां भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कोई वहाँ स्टॉक लिमिट नहीं है, वॉलमार्ट जितना मर्जी स्टॉक रख सकता है। वहां पर कमोडिटी ट्रेडिंग भी है, बिगेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन शिकागो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वहां पर होती है, वहां पर कोई एपीएमसी नहीं है, ना एमएसपी है। उसके बावजूद भी किसानों की ये दुर्दशा है अमेरिका और यूरोप में कि किसानों को बचाने के लिए या किसानों को जीवित रखने के लिए जब तक सब्सिडी यूरोप और अमेरिका नहीं देते हैं तो वहां का किसान एग्रीकल्चर में नहीं रह सकता। इसके बावजूद भी एक स्टडी अभी आती है अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन की, जो कहती है कि 91% ऑफ अमेरिकन फार्मर्स आर बैंकरप्ट, और बैंकरप्सी का जो टोटल है वो $425 बिलियन की बैंकरप्सी है अमेरिका में। और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 87% फार्मर्स थिंक दे विल हैव टू अबैंडन एग्रीकल्चर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिफॉर्म्स हम कट एंड पेस्ट करके इंडिया में लाते हैं वो क्यों अमेरिका और यूरोप में फेल हो रहे हैं, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और हमें जो चाहिए इस देश में, जो रिफॉर्म्स, असली जो रिफॉर्म होगा एग्रीकल्चर का, वो ये है कि हम किसान को एक मिनिमम अश्योर्ड कीमत हम अनाउंस कर सकें या उसको दे पाएं। इसलिए मेरा मानना है कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हालांकि हम जानते हैं कि बहुत सारी क्रॉप्स में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर नहीं करती है, लेकिन वो एक एश्योरेंस है मार्केट वोलेटिलिटी के खिलाफ। और मुझे लगता है कि चाहे वो ई नैम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को जो हमने ओपन अप किया गया है, ये सब ठीक है, लेकिन जब तक हम एमएसपी को एक लीगल राइट नहीं बनाते किसान की, इन रिफॉर्म्स का फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है, एग्री बिजनेस कंपनियों के लिए है, जो एज पर दी, जैसे हम जानते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की थ्योरी के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी के हिसाब से, आपको एग्रीकल्चर को खत्म करना है। यू हैव टू प्रोवाइड चीपर रॉ मटेरियल एंड चीपर लेबर फोर्स फॉर द इंडस्ट्री। अगर यही हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी है तो मुझे लगता है कि उससे फायदा नहीं होगा। जो हमें करने की जरूरत है वो एमएसपी को लीगल राइट बनाए। हम कहें, अगर सब कंपनियां अगर अच्छा कीमत देने को तैयार है, मैं देख रहा हूँ आजकल सब कंपनियां कह रही हैं एग्रीकल्चर बिजनेस में जो है कि हम अच्छा दाम देंगे किसानों को, प्राइस डिस्कवरी होगी। देन आई थिंक अगर अच्छा दाम देंगे इसका मतलब यही हुआ ना कि एमएसपी के ऊपर दाम देंगे, तो क्यों ना हम एमएसपी को एक मिनिमम बेस बना लें, वो एक लीगल राइट बना दें कि इतना तो कम से कम किसानों को मिलेगा ही। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जब हमने एमएसपी को लीगल राइट बना दिया, आप देखेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो मैं पहले आपसे कह रहा था, वो न्यू नॉर्मल की तरफ रिटर्न करेगा, ना कि वो ही नॉर्मल में जाएगा जहां पे किसानों को इतने सालों से एक्सप्लॉयटेशन और एग्रेरियन डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा। जी, बीरेन जी, आपसे जानना चाहूंगी, और क्योंकि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन क्योंकि आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं अब, क्योंकि किसानों को भी वो मिलेंगे और कंज्यूमर्स को वो पे करने हैं। तो जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, चाहे वो मॉनसून है, सोइंग है, रिफॉर्म्स हैं, आपको क्या लगता है आगे जाकर काफ़ी जो सब एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं इनके भाव कैसे रह सकते हैं? ओवरऑल ग्रेन मार्केट्स ग्लोबली स्पीकिंग रिवाइव हो रहे हैं। चाइना पे इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड में है, यहाँ पोल्ट्री में भी डिमांड रिकवरी अच्छी है, तो ओइलसीड कॉम्प्लेक्स में मुझे रिवाइवल दिख रहा है। एक लोकस्ट यानी तीली दल का एक अभी भी थोड़ा एक वाइल्ड कार्ड है। अमेरिका में जुलाई अगस्त का वेदर, और वहाँ भी मर्डर हॉर्नेस्ट करके एक नए किस्म के इंसेक्ट आए हैं फर्स्ट टाइम, तो वो भी शायद कुछ नुकसान कर सकते हैं। पानी तो पर्याप्त है, पानी का कोई इश्यू भी नहीं है। एकरेज फाइट कैसी रहती है वो भी देखना होगा कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन और ग्वार के बीच में, क्योंकि सभी में अच्छे प्राइसेस और काफ़ी स्टीप कंपटीशन है। बट बाय एंड लार्ज अगर वेदर अच्छा रहा, सपोर्ट रहा, कोई हॉस्टिलिटी नहीं आती, तो सप्लाई बम्पर रहेगा।
यानी कि अच्छी खासी सप्लाईज की उम्मीद इस बार भी है। एक्चुअली सरकार की तरफ से भी यही क्यूज आते हुए नजर आए हैं कि इवन विद कोविड या जो भी हाल है, और जैसे इंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं कि सीड की यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी है, तो हम एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ शायद फिर ये से यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इंद्रशेखर जी, और जैसे पहले हमारा आप चैट भी कर रहे थे कि चिंताएं यहाँ पर और भी हैं। रुपए में हमने यहाँ पर काफी मूवमेंट आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स पिछले 2 दिन से यहाँ पर काफी सुधार है, लेकिन ओवरऑल इस साल की अगर बात करें तो गिरावट के साथ अभी भी यहाँ पर काम है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से कच्चे के तेल के भावों में यहाँ पर एक रिबाउंड आते हुए देखा है, डीजल के भाव यहाँ पर फिर से बढ़े हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें फिर से वो देखना होगा। इन 2-3 चीजों का असर कैसे देखते हैं आप एग्रीकल्चर पे? मनीषा जी, आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है कि डीजल के दाम जो खुले हैं, इससे मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे और एग्रीकल्चर के हर एक पहलू पे आप प्राइस राइज देखेंगे। यूएन की आज की रिपोर्ट रिलीज है कि वर्ल्ड फूड प्राइसेस में 2.4 गुना का परसेंटेज का आपका इन्फ्लेशन हुआ है। और डीजल के प्राइस बढ़ने से आपको मैं बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूं कि अगर आप दिल्ली में इस समय टमाटर और प्याज खरीदने जाएं तो आप पाएंगे कि उसमें 20 से 30% दाम बढ़ चुका है। ये रेडी वाले जो है इस समय इतने पे बेच रहे हैं। साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल जैसी चीजें जो लोग जाके किरानों की दुकानों से खरीद रहे हैं, वहां पे 20-20 रुपए लोग ऊपर से चढ़ा के बेच रहे हैं, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से चाहे सरकारी अनुमान है कि अभी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, लेकिन डीजल प्राइसेस के खुलने से आप देखेंगे जमीनी तौर पे रिटेलर लेवल पे, और जो गरीब लोगों का अनाज है और गरीबों का आटा है, उनमें आप पाएंगे कि उसमें बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। और यूएन ने जो कहा है, यूएन की एक और स्टडी थी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि वर्ल्ड में बी हेडेड टुवर्ड्स अ फूड क्राइसिस। तो मुझे लगता है कि हमें बड़े सतर्क तौर से करना चाहिए। और आप पॉजिटिव न्यूज को कवर करना चाह रही हैं, लेकिन आई विल जस्ट लाइक टू बी द डेविल्स एडवोकेट एंड टेल यू कि हमें बड़ी चिंताजनक स्थिति है इस समय, और डीजल के प्राइस खोलने से समस्या बढ़ेगी। जहां तक बात है एक्सपोर्ट्स की, हमारा एक्सपोर्ट जो है इस समय गिरा है, और जहां पे पॉजिटिवली मैं देख रहा हूं ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जो है वो बढ़ी है, और मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों सवालों की। जी इंद्रशेखर जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वे बहुत हमें कम मिलते हैं, इसलिए हमारा रुझान वहाँ पे रहता है। लेकिन जो चिंताएं हैं और जहाँ पर कॉशन बरतने की ज़रूरत है, वहाँ पर ऑफ कोर्स एक वॉचफुल आई रखने की भी ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी को, इंद्रशेखर जी, देवेंद्र शर्मा जी, बीरेन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर चर्चा करने के लिए। क्लियरली हमारे दर्शकों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।